हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने मेंसुरेशन का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है चैनल पर, और पीछे की 4 वीडियो में हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ लिया है। यानी कि एरिया से रिलेटेड ट्रायंगल के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जिस भी टाइप के, वो सभी हमने कवर कर लिया है। आज की वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के बारे में समझेंगे। तो जो भी नए बच्चे चैनल पर आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीछे वाली वीडियो जरूर देख लें। क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन करने से पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, उन्हें देख लेते हैं। जैसे ये कोई भी एक चतुर्भुज है, कोई भी है, जरूरी नहीं है आयत है या वर्ग है, कोई स्पेशल किसी भी प्रकार की कोई चतुर्भुज है, ए बी सी डी उसका नाम है, उसका एक डायगोनल यानी कि उसका एक विकर्ण है बी डी, और बी डी पर दो अपोजिट कॉर्नर यानी कि ए और सी से ये लंब डाले गए हैं जिनकी हाइट है h1 h2। तो अगर हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो यानी कि ये फॉर्मूला किसी भी प्रकार के क्वाड्रिलेटरल पर लगेगा, किसी भी प्रकार के चतुर्भुज पर लगेगा। इसका एरिया अगर हमें निकालना है तो एरिया होगा 1/2 डी यानी कि उसके विकर्ण की लेंथ, यानी कि ये इसका विकर्ण है तो ये इसकी लेंथ है, इनटू में H1 प्लस में H2। H1 प्लस में H2 क्या है? उसके विकर्ण पर अपोजिट कॉर्नर से डाले गए लंब की लंबाई है। ठीक है, यानी कि A से डाले गए लंब जो ये A ही है, इसकी हाइट कितनी है? H1 है, और CF की हाइट कितनी है? H2 है। तो ये इसका क्या हो गया? एरिया हो गया, और ये फॉर्मूला हर प्रकार के चतुर्भुज पर लगेगा। दरअसल ये इस प्रकार से बनाया गया है कि ये वाली अगर हम ऊपर वाली ट्रायंगल ले लें तो इसका एरिया कितना होगा भाई? तो ये तो इसका बेस हो गया 1/2 डी, और हाइट कितनी होगी? h2। ठीक है, प्लस में नीचे वाली ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे तो 1/2 बेस इसका भी डी है और हाइट कितनी है? h1 है। यानी कि इसको जोड़ देंगे तो ये क्या बन गया? एक पूरा चतुर्भुज बन गया, और पूरे चतुर्भुज का एरिया कितना आ गया? 1/2 इंटू में d1 इंटू में h1 प्लस में h2। तो इसे ध्यान रखें भाई और अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लें। नेक्स्ट कंसेप्ट है भाई चतुर्भुज से लेकर, जैसे ये एक चतुर्भुज है और इसके ये दो डायगोनल है ए सी और बी डी जिनकी लेंथ d1 और d2 है। एक दूसरे को काटते हैं तो मान लिया कि ये एंगल अपना थीटा है, तो इसके अपोजिट वाला भी एंगल कितना होता है? थीटा होता है। तो ये दोनों एंगल सेम होते हैं। इसी प्रकार से ये दो एंगल भी आपस में सेम होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये कितना है? 180 माइनस के थीटा, 180 माइनस थीटा है ये। ठीक है, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा? 180 माइनस के थीटा होगा। ठीक है, तो अगर अब हमें इस चतुर्भुज का एरिया निकालना है तो एरिया क्या होगा? इसे भी नोट डाउन कर ले भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आपको बार बार यूज होगा आपके क्वेश्चंस में। 1/2 d1 इंटू में d2, d1 d2 क्या है? इसके विकर्णों की लेंथ है, इंटू में साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा यानी कि इनके बीच में बने वाला एंगल। अब आप कहोगे ये वाला लें या ये वाला लें, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये वाला लोगे साइन थीटा हो गया, और ये वाला लोगे साइन 180 माइनस के थीटा हो गया। और साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू सेम ही होती है, तो आप जो मर्जी चाहे चारों में से कोई भी एंगल उठा सकते हैं। इस वाले फॉर्मूले को जरूर नोट डाउन कर लें भाई, एग्जाम में आपके काम आएगा। नेक्स्ट है भाई, यदि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हो, यानी किसी चतुर्भुज के दो विकर्ण हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, यानी कि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला भी 90 होगा, तो ये वाला भी 90 बचेगा और ये वाला भी, यानी कि एक दूसरे को परपेंडिकुलरी कट करते हो। तो उसके लिए कंसेप्ट क्या है भाई? तो जो इनकी भुजाओं के वर्गों का योग होगा, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस में सी डी का स्क्वायर, वो बराबर होगा भी आप लोगों का बी सी का स्क्वायर प्लस में डी ए का स्क्वायर, यानी कि आमने सामने की भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होगा। ठीक है, यानी इन दोनों के वर्गों का योग करेंगे और फिर इन दोनों साइड के वर्गों का योग करेंगे तो वो दोनों बराबर आएंगे। आप लोगों को इसके लिए डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, तो आपको सिंपल याद रखना है, अगर विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं तो आमने सामने की भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होगा। ठीक है, तो ये दोनों आमने सामने है तो ए बी का स्क्वायर प्लस में सी डी का स्क्वायर, और ये दोनों आमने सामने है तो बी सी का स्क्वायर प्लस में डी ए के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा।
अब सीजीएल में पीछे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये 11 है, ये साइड 14 है और ये 17 है, तो ये वाली साइड की लेंथ बताओ। और ऐसा क्वेश्चन आगे भी बनता रहेगा भाई, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इस कंसेप्ट को नोट डाउन जरूर कर लें और इसके ऊपर स्टार मार्क जरूर कर लें भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना था भाई, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, ठीक है, इन दोनों का जोड़ कर लो, ये कितना आ जाएगा 5, 18 का 8 कैंसिल लग गया, 1 3 और 1 4, ठीक है 485 आ गया। ये बराबर होगा 11 का स्क्वायर यानी कि 121 प्लस में BC का स्क्वायर। अब 121 साइड आके माइनस का हो जाएगा, BC का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई 485 माइनस के 121 कितना आ जाएगा 4 6 364 आ जाएगा। स्क्वायर हटाओगे तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। इसमें से आप 364 इसको लिख सकते हैं आप 4 गुणा में 91, ठीक है, तो 4 का कितना 12 आ जाएगा, 2 12 आ जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 रूट 91 आप लोगों को क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों को सिर्फ ये कंसेप्ट याद होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन इस पे बहुत सिंपल बनेंगे अगर आपको कंसेप्ट का पता है। पहले भाई जो चतुर्भुज है वो है वर्ग, वर्ग के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बारे में आप लोगों को पहले से भी पता होगा कि सारी भुजाएं समान होती हैं, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, यानी कि भुजा ए के बराबर है। उसके बाद सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तीसरी बात, जो इसका डायगोनल होता है वो इसके एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी कि 45 डिग्री ये बचेगा, 45 डिग्री ये बचेगा, सेम उस साइड, ठीक है। सभी भुजाएं की लेंथ बराबर होती है, तो परिमाप इसका जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा, सभी भुजाओं का जोड़ यानी कि 4a होगा। अगर एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है भाई, भुजाओं का स्क्वायर, यानी कि भुजा गुणा में भुजा इसका एरिया होता है, यानी कि ए का स्क्वायर इसका एरिया हो गया। उसके बाद अगर डायगोनल की बात करें, डायगोनल की लेंथ कितनी आ जाएगी, ये ए है, ये ए है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या बना कर्ण बना, कर्ण निकाल लोगे तो ये कितनी आएगी a√2। तो ये भी आप लोगों को डायरेक्ट ध्यान रखनी है कि वर्ग का जो डायगोनल होता है उसकी लेंथ कितनी होती है a√2 होती है। ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब हम क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। किसी वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण के बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a, जो कि इतना दे रखा है 48, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से काटोगे तो 12 चौके 48, 12 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या बताना है, ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल बताना है जिसकी भुजा इस वर्ग के विकर्ण के बराबर हो। तो इस वर्ग का विकर्ण कितना होगा a√2, यानी कि 12√2, यानी कि जो नेक्स्ट वर्ग है जिसका क्षेत्रफल पूछा है उसकी भुजा कितनी है, उसकी भुजा 12√2 है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इस विकर्ण के बराबर उसकी भुजा है, तो उसकी भुजा कितनी होगी 12√2। तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा भाई, एरिया कितना होगा, यानी उसके भुजा का स्क्वायर 12√2 गुणा में 12√2, 12 बारी 144 भाई, और √2 गुणा में √2 क्या बन जाएगा 2, तो एरिया कितना आ जाएगा 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद जैसा जैसा क्वेश्चन बोले वैसा वैसा करते चलो। तो क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ABCD एक वर्ग है जिसके अंदर एक वृत्त बना है जो वर्ग की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दूसरी बात पूछी जा सकती है कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें, यानी कि एक वर्ग है और वर्ग के अंदर एक वृत्त बना है, ठीक है, इस प्रकार से ये ABCD एक वर्ग है और उसके अंदर एक वृत्त बना है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल हमें दे रखा है और वर्ग का क्षेत्रफल हमें बताना है। वर्ग के क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग की भुजा निकालनी पड़ेगी। अगर आप इसको देखो यहां से मैं इसको मिलाता हूं भाई, ये एग्जैक्ट बीच में मिलेगा, जल्दी जल्दी मेरे से ठीक से बन नहीं पाया ये, यानी कि ये वृत्त का क्या होगा व्यास होगा। अगर इसकी रेडियस r है तो व्यास क्या हो जाएगा 2r होगा, और यही लंबाई किसकी होगी, भुजा की लंबाई होगी, वर्ग की भुजा की, यानी कि जो वर्ग की भुजा होगी भाई
वो किसके बराबर होगी, 2r के बराबर होगी, जब एक वृत्त वर्ग के अंदर बना है। ठीक है, ये लंबाई कितनी है, 2r है, ये इतनी ही लंबाई ये है, यानी वर्ग की भुजा 2r के बराबर होगी। तो पहले हमें r निकालना पड़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर कितने के बराबर दे रखी है भाई इन्होंने, 308 दे रखा है। ठीक है, 308 एरिया दे रखा है, तो एरिया को एरिया के सामने रख लेते हैं। 22 से काट लो, 22 से कम 22 और 22 चौके 88, 14 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 14 गुणा में 7। ठीक है, 14 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणा में 7 गुणा 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी साइड जाके रूट आ जाएगा, जो रूट में से हम क्या करते हैं, जोड़ा बना के बाहर निकालते हैं, यानी 7 गुणा 7 एक जोड़ा बन गया तो 7 बाहर आ जाएगा, 2 का किसी के साथ जोड़ा नहीं बना तो 2 अंदर है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 7√2 आ जाएगी। तो वर्ग की भुजा कितनी है, 2r के बराबर है, तो 2 गुणा में 7 गुणा में √2, यानी वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, 14√2। उन्होंने पूछा वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा गुणा में भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर, तो यानी कि 14 गुणा में 14 और √2 गुणा में √2 करोगे तो कितना हो जाएगा आप लोगों का, 2 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर होता है 196 गुणा में 2, यानी ये कितना आ जाएगा भाई, गुणा करोगे 392 आ जाएगा। नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी 2 की इसके साथ गुणा कर लेना, 2 के 12, 2 × 18 और 1 19, 2 और 1 3। ठीक है, ये आ जाएगा आप लोगों का वर्ग का क्षेत्रफल। अगर पूछे विकर्ण की लंबाई, तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी होती है भाई, मैंने आप लोगों को बताया a√2, तो a की वैल्यू कितनी है, 7√2 है, और √2 और साथ में है, तो वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा भाई, √2 गुणा में √2 क्या बन जाएगा, 2, तो यानी कि वर्ग का विकर्ण कितना होगा, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर आ जाएगा भाई। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, वो आप लोग इजिली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, किसी वृत्त के अंदर बड़े से बड़े आकार का एक वर्ग बनाया गया है, यदि वृत्त का परिमाप 88 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें कंडीशन क्या है, पिछले क्वेश्चन से उल्टी है। उसमें क्या था, वर्ग के अंदर वृत्त बना था, इसमें क्या है, वृत्त के अंदर एक वर्ग बना है, यानी कि ये एक वृत्त है, और बड़े से बड़े आकार का क्या हो सकता है भाई, जो वृत्त को टच करता हो, यानी इस प्रकार से एक वर्ग बना है। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप इसको, ABCD। ठीक है, ये बड़े से बड़े आकार का इसके अंदर एक वर्ग बना है। वृत्त का उन्होंने दे रखा परिमाप, वृत्त का परिमाप बोल लो या परिधि बोल लो, वो कंफ्यूज करने के लिए आपको इसका परिमाप बोल के कंफ्यूज कर सकता है। परिधि बोल लो या परिमाप, दोनों सेम ही होते हैं। और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr, 2πr की वैल्यू उन्होंने 88 सेंटीमीटर दी है। और इस वर्ग का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो इसमें क्या देखना भाई, जब आप इस वर्ग का डायगोनल खींचोगे, AC खींच लो या BD खींच लो, तो ये इस प्रकार से होगा कि ये इसके सेंटर के अंदर से निकलेगा, यानी कि जो वर्ग का डायगोनल होगा वो वृत्त के व्यास के बराबर होगा। ठीक है, ये r है तो ये भी r है, और 2r क्या हो गया, वृत्त का व्यास हो गया। तो आप लोगों को इस प्रकार से देखना है कि इसका डायगोनल खींचना है, जो वर्ग का डायगोनल होगा, विकर्ण होगा, वही वृत्त का परिमाप होगा। तो हमें पहले r निकालनी पड़ेगी, 2 गुणा में 22/7 और गुणा में r, यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी, ये क्या होगा, 22 दूनी 44 और 44 दूनी ये क्या हो जाएगा, 88। ठीक है, ये कट गया, 7 उस साइड जाके गुणा में हो जाएगा, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर। लेकिन ये वैल्यू किसकी आई है, r की आई है। हमें क्या चाहिए, 2r, तो 2r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुणा में 2 कर देंगे, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी, यानी कि वृत्त का व्यास हो जाएगा कितना, 28 सेंटीमीटर। अब वृत्त का व्यास यानी कि 2r किसके बराबर है, वर्ग के विकर्ण के बराबर है। और वर्ग के विकर्ण की लेंथ कितनी होती है, a√2, यानी भुजा गुणा में √2,
और 2r की वैल्यू अपनी कितनी आएगी 28। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 बटे में √2। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं 28 को 14 दूनी 28 और 2 को क्या लिख सकता हूं मैं √2 गुणा में √2। ठीक है, ताकि नीचे वाला √2 हम काट सकें बस। तो √2 से √2 कट गया, तो a की वैल्यू कितने आ गई 14 √2 आ गई भाई। अब a की वैल्यू 14 √2 है, तो इससे हम एरिया निकाल सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लो। तो ये वही आ जाएगा भाई 14 स्क्वायर 196 और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो अपना एरिया कितना आ जाएगा 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों क्वेश्चन का डाटा ऐसा सेट हो गया कि दोनों टाइप में एरिया क्या आ गया बराबर आ गया। लेकिन ये मत सोच लेना कि दोनों बार से एरिया बराबर ही आएगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था। अगर यहाँ पे 88 की जगह वो 44 लिख देता तो और कुछ एरिया भी आ सकता था। ठीक है, तो इस बात को समझे कि जो वर्ग का दो कंडीशन है, एक वर्ग के अंदर वृत्त बना है और दूसरी कंडीशन है कि वृत्त के अंदर वर्ग बना है। दोनों में डिफरेंस आप लोगों को समझना है। एक बार क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन रिपीट करके जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई एग्जाम में आया हुआ और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखें, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक और वर्ग बनाया गया। इस प्रकार अनंत वर्ग बनाए गए, तो सभी वर्गों के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि इस प्रकार से कोई एक वर्ग था, ठीक है, जिसका एरिया कितना था 25 सेंटीमीटर। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसके मध्य बिंदु लिए और उनको मिलाया, तो यहां से भी क्या होगा एक वर्ग बनेगा भाई। फिर क्या किया, जो नया वर्ग बनाया उसके मध्य बिंदु लिए और उनको मिलाया, तो फिर से एक और वर्ग बनेगा। अब इसके मध्य बिंदु लेंगे, उनको मिलाएंगे, फिर नया वर्ग बनेगा। इस प्रकार से अनंत वर्ग बनाए गए, इन्फिनिटी वर्ग बनाए गए, तो उनके सभी का क्षेत्रफल का योग हमें बताना भाई। तो ये स्टार करके इसे नोट डाउन कर ले भाई इस कंसेप्ट को। जब भी किसी वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाकर नया वर्ग बनाया जाता है, तो नए वाले वर्ग का क्षेत्रफल ओरिजिनल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी कि जो भी क्षेत्रफल इस बड़े वर्ग का है, अब नया वर्ग बनाया मैंने इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होगा। समझाने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूं भाई। जैसे ये कोई वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है 2 है, इसके मध्य बिंदु मैंने लिए, ठीक है, भुजा 2 है तो एरिया कितना था 4 था। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाया तो नया वर्ग बन गया। नया वर्ग का एरिया कैसे आएगा भाई, ये पूरी 2 थी तो मध्य बिंदु मिलाया तो ये 1, ये 90 डिग्री है, ये 45, तो ये कितनी भुजा आ जाएगी √2 आ जाएगी भाई। एक का स्क्वायर प्लस में एक का स्क्वायर का रूट, यानी कि √2 आ जाएगी। अब नए वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लोगे तो क्या होगा भाई √2 का स्क्वायर, तो वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यानी कि जो बड़ा वर्ग था उसके मध्य बिंदु मिलाकर जो नया वर्ग बनाया उसका एरिया पीछे वाले वर्ग का कितना होगा आधा होगा। तो इसी प्रकार से हमें पहले पता है पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 25 है, उससे वाले अगले वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 25/2, उससे अगले वाले का कितना आ जाएगा 25/2/2, यानी 25 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उससे अगले वाले का 25/8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से चलता रहेगा। और ये क्या बन गई एक अपनी, ये अपनी एक जीपी बन गई। ठीक है, जीपी का जो इन्फिनिटी एस इन्फिनिटी निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई a/1 के r। ठीक है, जब क्या हो r <1 हो, 1 से छोटा हो, तो s इन्फिनिटी निकालना है तो क्या होता है a/1 के r। अब a कितना है, पहला टर्म कितना अपना 25 है, तो 25/1 के हर बार किससे गुणा हो रही है 1/2 से गुणा हो रही है भाई। 25 गुणा में 1/2 के 25/2 हो गया, फिर 1/2 से गुणा हो गया 25/4 हो गया, यानी कि आधा 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 होता जा रहा है। तो 1 - के 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 25
बटे में, एक में से आधा गया तो कितना बचा, आधा, और ये पलट के क्या हो जाएगा 25 गुणा में 2/1 हो जाएगा, 25 दूनी 50। तो सभी वर्गों के क्षेत्रफल का जोड़ कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन पहले सीजीएल मेंस में आया है भाई, और लिख के दे सकता हूं आगे भी आएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई एसएससी सीजीएल मेंस के लिए, लेकिन प्री में भी आ सकता है। क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में एबीसीडी एक वर्ग है, एल एम एन व ओ भुजाएं ए बी बी सी सी डी व डी ए के मध्य बिंदु हैं, तो वर्ग पी क्यू आर एस के क्षेत्रफल व वर्ग ए बी सी डी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। भाई भुजा वगैरह में कुछ नहीं दे रखी, सिर्फ ये दे रखा है कि ये एक वर्ग है, ये इसके मध्य बिंदु है, इस प्रकार से मिलाए गए हैं। तो हमें ये जो बीच में बना है छोटा वर्ग और ये जो बड़े वाला वर्ग है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है भाई। देखो मध्य बिंदु का क्या होता है, ये मध्य बिंदु है और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि ये भी मध्य बिंदु है ये भी है, तो इन दोनों खींचोगे तो ये दोनों पैरेलल होंगे। तो यानी कि ओ एस जो है वो ए पी के पैरेलल है, और ये मध्य बिंदु है तो इसके पैरेलल है, तो ये वाला भी मध्य बिंदु होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये वाली भुजा 2 है तो ये 1 है। अगर इसको समझना तो मैंने बहुत सारी शॉर्ट्स डाल रखी है मेंसुरेशन की, मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से है, उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर ये इसका मध्य बिंदु है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसकी लेंथ नीचे वाली यानी बड़ी भुजा की लेंथ की आधी होती है। यानी कि ये 2 है तो ये 1 है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर पूरी त्रिभुज का एरिया हम निकाल लें, भाई भुजा 2 है तो एरिया कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसकी भुजा 1 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। पूरी का एरिया कितना, यहां तक की का जो ए डी पी है यहां तक की का एरिया पूरा कितना है 4 है, और डी ओ एस का एरिया कितना 1 है, तो ये 1 है तो ये कितना बन गया, कितना बचा भाई ये 3 बचा। सेम कहानी सभी जगह चलेगी भाई। तो उसी प्रकार से अगर ये 1 है तो ये कितना बचा 3 बचा, ये 1 है तो ये कितना बचा 3 बचा, और ये 1 है तो ये कितना बचा, ये भी 3 बचा। ठीक है, अब देखो भाई अगर मैं इसको यहां तक मिला देता हूं, जो वर्ग है भाई एक सिमेट्रिकल शेप है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं, सभी एंगल बराबर होते हैं, तो इसका एरिया समान रूप से बंटा होता है सभी जगह। अब ये क्या हो गया, वर्ग का आधा हिस्सा हो गया, और फिर उसके बाद मैंने इसका भी विकर्ण खींच दिया, तो ये वर्ग के आधे हिस्से का भी आधा हो गया, यानी आधे हिस्से का भी आधा कितना है 3, और एक 4 और एक 5 है। ये वाला 5 है तो ये वाला भी कितना होगा 5 होगा, तो आधा हिस्सा कितना हो गया 5 और 5 10, तो टोटल कितना होगा वर्ग का एरिया कितना होगा टोटल ए बी सी डी का 5। देखो यहां तक का 5 है तो ये वाला भी सिमेट्रिकल है सेम है, तो ये 5 है तो ये भी कितना हो गया 5 5 5, आधा कितना हो गया 10, तो पूरा कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो पूरा कितना हो गया अपना 20 हो गया। तो पी क्यू आर का अगर हमें एरिया निकालना है पी क्यू आर एस का, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस के ये बाकी का एरिया घटा दे तो बीच वाला एरिया ही बचेगा भाई पी क्यू आर वाला, तो ये बाकी का कितना है 5 5 दूनी 10 10 और 6 16, तो 16 इसमें से माइनस कर दिया, तो पी क्यू आर का एरिया कितना बचा 4। अब हमें पी क्यू आर और ए बी सी डी का एरिया का अनुपात निकालना है, तो पी क्यू आर का कितना है 4 है और ए बी सी डी का कितना 20 है, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1/5, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/5। ये तो था इसका लॉन्ग मेथड करने का। अब शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ा सा 3D सोचना पड़ेगा भाई। अगर देखो मैं इस वाले टुकड़े को घुमाकर इसके ऊपर रख दूं, तो ये वाला वर्ग एक पूरा हो जाएगा मेरा, ये वाला टुकड़ा उठाया मैंने घुमा के इसके ऊपर रख दिया, तो ये वाला टुकड़ा मेरा पूरा हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ये वाला अगर मैं यहाँ रख देता हूं तो ये वाला भी वर्ग मेरा क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। ये वाला टुकड़ा घुमा के मैंने यहाँ रख दिया तो ये वाला वर्ग भी क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। सेम तरीके से ये वाला घुमा के मैं यहाँ पर रख दूंगा, यहाँ पे रख दूंगा, तो ये वाला वर्ग भी मेरा क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। अब इन चीजों को भूल जाओ, हमने वर्ग कंप्लीट कर लिया अपने, तो ये वाली चीजें भूल जाओ। दरअसल क्या हुआ कि ये 5 वर्ग बन गए सेम एरिया के,
सेम एरिया के कितने वर्ग बन गए? 5 वर्ग बन गए, जिनमें से पी क्यू आर एस कितना है? 1 वर्ग है। और ए बी सी डी के अंदर टोटल कितने वर्ग छुपे हुए थे? 1 2 3 4 और 1 ये 5। तो यहां से भी अनुपात कितना आ जाएगा? 1/5। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ मैंने इसलिए करा दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से ध्यान रह सके कि ऐसे एरिया निकलता है। नहीं तो आप ये दिमाग में लगा सकते हैं कि ये वाला टुकड़ा यहाँ पे रखूंगा तो ये भी वर्ग बन जाएगा, ये वाला यहाँ रखा है ये वर्ग बन गया, और इस प्रकार से टोटल कितने वर्ग बन गए? 5। पी क्यू आर एस कितना कवर करता है? 1। और ए बी सी डी के अंदर कितने बनते हैं? 5। तो दोनों के एरिया का रेशियो कितना आ गया? 1/5। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार रिपीट करके जरूर देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जो पीछे कैट 2018 में भी आया था। दिए गए चित्र में डी पी ए एंगल बराबर है सी क्यू बी के, और दोनों एंगल कितने? 120 डिग्री के हैं। तो छायांकित भाग का बिना छायांकित भाग से अनुपात ज्ञात करें भाई। ये वाला भाग छायांकित है भाई, ठीक है, और ये बिना छायांकित है यानी गैर छायांकित है। और जो एल एम है ये मिड पॉइंट है भाई, तभी इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, नहीं तो सोल्व नहीं कर सकते। अब आप लोगों को पता है भाई, ये अगर मैं 1 मान लूं तो ये भी 1 है, ये 1 है तो ये भी 1 है। और कुछ मैं बता देता हूं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को डायरेक्ट याद रखने हैं भाई। अगर ये 90 डिग्री है यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, और आपको ये वाला 30 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो ये भुजा कितनी होगी भाई? ये 1 होगी, ये √3 होगी, और ये वाली भुजा कितनी होगी? 2 होगी। ये रेशियो आप लोगों को याद रखने हैं, आगे बहुत जगह काम आएंगे आप लोगों के। उसके बाद अगर ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है अपना, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना होगा? ये √3 होगा, यानी 60 डिग्री के सामने √3 होता है, 30 डिग्री के सामने कितना होता है? 1 होता है, और ये जो कर्ण बच गया ये अपना कितना होता है? 2 होता है। उसके बाद अगर ये 90 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, यानी कि दोनों एंगल सेम है, और ये भी 45 डिग्री है, तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, और जो कर्ण होगा वो √2 होगा। आपको याद कैसे रखना है भाई? आपको tan 30 और tan 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए। tan 30 कितना होता है? 1/√3। तो 30 के लिए क्या करना पड़ा? अगर tan 30 यहां से निकालूंगा तो 1/√3, तो ये अपने आप से 2 आ जाएगा। 60 क्या आता है? √3/1। तो 60 से tan 60 निकालूंगा अगर मैं इस त्रिभुज से, तो √3/1 आ जाएगा। लंब बटे आधार होता है, तो ये 2 आ जाएगी, ठीक है। और ये तीसरे वाला, ये तीनों रेशियो याद रखने हैं। उसके बाद जो चौथा रेशियो आप लोगों को याद रखना है वो ये है। अगर आप लोगों को ये दिया जाए कि ये एंगल 120 डिग्री है, और काफी बार आपको ज्योमेट्री में जब हम चलेंगे इनका यूज करना पड़ेगा, और ये दोनों भुजाएं बराबर है, यानी कि ये 1 है तो ये भी 1 है, तो ये सामने वाली भुजा कितनी होगी आप लोगों की? √3 होगी। तो ये चारों चीजें आप नोट कर लीजिए, ये रेशियो है। अगर 30 डिग्री के सामने कितना होता है? 1। 60 डिग्री के सामने √3, और ये दूसरी भुजा कितनी बच जाएगी? 2। वही बात है भाई, 60 के सामने √3 है, 30 के सामने 1 है, तो ये 2 बच जाएगी। अगर 45 के दे रखे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 1, ये 1 और ये √2। और अगर कोई अधिक कोण त्रिभुज है, ये 120 डिग्री दिया है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो सामने वाली भुजाएं कितनी आएगी? √3 आएगी। तो ये वाली भुजा अपनी कितनी होगी? √3 होगी, यानी बड़े वाले वर्ग का एरिया कितना आ जाएगा? फिर भुजा कितनी होगी? √3 है, तो एरिया कितना हो गया भुजा का स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब हमें निकालना शेडेड और अनशेडेड रीजन का एरिया। अनशेडेड रीजन बटे में शेडेड रीजन, ठीक है। अनशेडेड यानी कि जहां पर छायांकित नहीं किया हुआ, तो वो कैसे आएगा? वर्ग का एरिया यानी कि 3 माइनस में अनशेडेड रीजन, ठीक है। पहले में शेडेड देख लेते हैं भाई। शेडेड रीजन कितना आएगा? वर्ग का एरिया यानी कि 3 माइनस में कितना हो जाएगा? दोनों त्रिभुजों का एरिया गुणा में एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल। और अनशेडेड रीजन में क्या आएगा? एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल, जो ये 2 ट्रायंगल है इनका एरिया। अब मैंने आप लोगों को त्रिभुज का एरिया बताया था भाई, जब आपको एंगल और भुजाएं दे रखी हो तो क्या होता है? 1/2
आजू बाजू की भुजाओं की गुणा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस त्रिभुज का एरिया कितना आ जाएगा, 1/2, 1 गुणा में 1 गुणा में साइन 120। साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो एरिया कितना आ गया, √3/4। तो इसका √3/4 आया है एरिया, तो इसका भी कितना आएगा, √3/4 आएगा। और 2 गुणा में √3/4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, √3/2 बच जाएगा। ऊपर तो 4 लिख लो, नीचे 3 माइनस के √3/4। लेकिन दो त्रिभुजों का एरिया तो गुणा में 2, 2 से काटोगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 से काटोगे तो ये भी 2 आ जाएगा। यानी आप लोगों का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, √3/2 डिवाइड में 3 माइनस के √3/2। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है आप लोगों को, लेकिन मेंस के हिसाब से ये क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है और आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपको थोड़े मुश्किल लगे हो, लेकिन बिल्कुल आसान क्वेश्चन सीजीएल या किसी भी एग्जाम के अंदर अब नहीं आते भाई। ये नहीं आता आपको भुजा दे दिया और एरिया निकाल लो, क्वेश्चन इसी लेवल के आएंगे, तो इन्हीं की तैयारी करें। और जिन बच्चों ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी वो पीछे वाली वीडियो देख लें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में अपना डाउट छोड़ सकते हैं, और नहीं तो फिर वीडियो रिपीट करके देख लोगे तो आप लोगों का डाउट वहीं पर क्लियर हो जाएगा। तो अपनी तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।